हेलो दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से सक्षम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो पॉलिटी के पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बिहार पीसीएस हो चाहे वो यूपी पीसीएस हो, दोनों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूं, ताकि आयोग में जो भी आने वाले अदर क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी करने में आप सक्षम हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। मैं जो आपको कराऊंगा वो आपको कराऊंगा 11 ईयर्स के, मतलब ये 2013 से 2024 के दौरान जितने भी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में आए होंगे वो सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हमें इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक या उससे कुछ समय बाद आपको ज्योग्राफी के भी पीवाईक्यू करा पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है किसके विषय में है? ये गवर्नर के विषय में है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बड़े जरूरी होते हैं, उन्हीं में से गवर्नर के लिए जितने भी आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति के लिए जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे कभी कभी मैच में पूछने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि उसी में से एक सवाल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं सवाल की तरफ और ढूंढते हैं इसका सही जवाब। ठीक है, तो पूछ रहा है अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 क्या कहता है कि राज्यपाल का पद। फिर बी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि आर्टिकल 154 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, और अनुच्छेद 156 राज्यपाल को उसकी पदावधि। अभी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं राज्यपाल की तरफ। ठीक है, तो राज्यपाल की तरफ देख लेते हैं राज्यपाल के लिए कौन कौन से आर्टिकल जरूरी है। उनमें से जो होगा वो इसमें सही आंसर होगा, जो नहीं होगा वो इसमें अनमैच होगा। तो राज्यपाल के विषय में हम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, और मेरा प्रयास यही रहेगा आपके लिए कि मैं ये कोशिश कर पाऊं कि इन 4 आर्टिकल्स के अलावा भी जो जरूरी आर्टिकल्स हैं राज्यपाल के लिए वो आपको बता पाऊं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आता है तो उसे आप सही करने में सक्षम हो पाए। तो आर्टिकल 153 कहता है राज्यपाल का पद ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये बात सही है। ठीक है, आर्टिकल 153। तो अनुच्छेद आर्टिकल 153 क्या कहता है, राज्यपाल का पद। ये इसका मतलब है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कहता है आर्टिकल 153। ठीक, पर यहीं पे एक और जैसे 158 में 158(3) का में एक और प्रावधान जोड़ दिया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या समझे कि आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पर जो इसी में 158(3) में संशोधन करके एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य का कोई एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, तो हमारा ये आंसर यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि 153 राज्यपाल का पद जो होता है वो सही मैच है। अब चलते हैं हम 154 की तरफ। 154 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे कि सेंटर में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ऐसी राज्य में राज्यपाल जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। अब यहाँ कार्यकारी प्रमुख का मतलब क्या है कि वही प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, और वो कार्यकारी प्रमुख भी होता है, कार्यकारी प्रमुख भी होता है। प्रशासनिक प्रमुख के नाते वो क्या करता है, जो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जैसे कि डीजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और कार्यकारी प्रमुख होने के नाते वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य में कार्यकारी प्रमुख होता है। ये भी हमारा आंसर सही हमें लगता है। अब पूछ रहा है 155 कि राज्यपाल को हटाना, रिमूवल ऑफ द गवर्नर। अब मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 155 क्या कहता है। आर्टिकल 155 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल क्या करेगा, नियुक्त करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, नियुक्त मतलब अपॉइंट करेगा। क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त करेगा। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, हटाएगा, हटाना। तो हमें कहीं ना कहीं इसी में मिसमैच लग रहा है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है आर्टिकल 155 कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त करेगा। इसका मतलब वो नियुक्ति किस लिए होती है, ताकि केंद्र का राज्य में
केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण बना रहे। ठीक है, वो नियुक्ति इसीलिए होती है क्योंकि कई बार क्या होता है, राज्य अपनी मनमानी से अभी बोलने लग जाएं कि हम भारत के किसी राज्य से अलग होना चाहते हैं, तो केंद्र कैसे नियंत्रण रखेगा? तो केंद्र नियंत्रण रखने के लिए क्या करता है कि राज्यपाल नियुक्त करता है, और जो अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसमें आईपीएस आता है, आईएएस आता है, उनकी भी नियुक्ति केंद्र क्या करता है, राज्य में करता है, ताकि राज्य पर नियंत्रण बना रहे। ठीक है, तो ये हमारी क्या एकात्मक, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक, एकात्मक विचारधारा को दर्शाता है, जो केंद्र द्वारा राज्य में अपने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उन्हीं में से एक क्या है, आर्टिकल 155 क्या कहता है, फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त करेगा, और यहाँ क्या कह रहा है, हटाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है, तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाता है, यही इसका आंसर मिल जाता है। अब फिर से आगे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, पदावधि कितनी होती है, मैंने 5 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है, 5 वर्ष। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, 5 वर्ष होती है आमतौर पर जो सच में है वो है कि राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी, राज्यपाल उस राज्य में 5 वर्ष के बाद भी बना रहेगा। और इसलिए एक लाइन आती है कि राज्यपाल किसी राज्य में, राज्यपाल कोई व्यक्ति किसी राज्य में राज्यपाल तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। ठीक है, तो हालांकि राज्यपाल की जो पदावधि है, उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, पर जो निश्चित तौर पर बात होती है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार किसी भी राज्य में कार्य करता है, अर्थात वो 5 वर्ष के बाद भी बना रह सकता है। वो तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर न आ जाए। अब यहीं से हम आगे चलते हैं आर्टिकल 157। ठीक है, आर्टिकल 157 अनुच्छेद 157। ठीक, क्योंकि 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 57। अब 57 में क्या कह रहा है? ठीक है, 57 में देख लेते हैं। तो 57 में है उसकी योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं 57 में क्या है, योग्यताएं। ठीक है, टू अपॉइंट द गवर्नर, तो उसकी क्वालिफिकेशन बताता है कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी कि कोई राज्य, किसी राज्य में कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, उसके लिए क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसके लिए 2 योग्यताएं दी गई हैं। पहली क्या है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, और दूसरी क्या है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो क्या क्या योग्यताएं, उसकी 2 योग्यताएं, उसमें आर्टिकल 157 में उसकी 2 योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो। और यहाँ भारत के नागरिक से क्या तात्पर्य है कि वो जन्मजात भारत का नागरिक हो न हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस वो भारत का नागरिक हो, अर्थात कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का रहा हो और अब अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, वो भारत का राज्यपाल भी बन सकता है, वो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान में संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने के लिए ये शर्त नहीं है कि वो भारत का जन्मजात नागरिक हो। जैसे कि अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो वहां का जन्म से नागरिक है, परंतु भारत के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये 2 शर्तें हैं। इसके बाद आर्टिकल 158 क्या कहता है वो देख लेते हैं, जो जरूरी अनुच्छेद है, मैं आपको बता के चलता हूँ। आर्टिकल 158 इसमें क्या कह रहा है, राज्यपाल की शर्तें दे रखी हैं। ठीक है, कुछ कुछ शर्तें दे रखी हैं, वो शर्तें क्या क्या हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर्टिकल वहां लिख दे रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देना है। तो आर्टिकल 158 क्या कहता है, उसमें राज्यपाल के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त ये हो गई है। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके अंदर 4 शर्तें हैं। पहला कि वो किसी संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। दूसरी क्या है कि वह मतलब लाभ के पद पर नियुक्त न हो, लाभ के पद पर नियुक्त न हो। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास जो यूज करेगा उसके लिए कोई भी किराया नहीं देगा। तीसरी शर्त ये है। चौथी शर्त क्या है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन, उपलब्धियां आदि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 158 क्या है, उसके शर्तों के बारे में बताता है। वो शर्त क्या क्या है मैंने आपको बता दी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद 159। 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। ठीक है, ओथ। ठीक है,
ओथ ऑफ द इंडिया मतलब स्टेट गवर्नर, ठीक है। तो राज्यपाल की शपथ किस में है? 159 में। अभी शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो पूछता है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का कौन? मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। या तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है। कैसे? कि अगर राज्यपाल की शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायालय का जो उसका उच्च न्यायालय है उसका अगर मुख्य न्यायाधीश है तो वही दिलाएगा। मानो किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो पाता शपथ दिलाने के लिए, तो उस जो राज्य के उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा तो वही शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गई है। अब इसी के बाद एक अनुच्छेद और आता है, उसके लिए अच्छा अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 213 है, ये राज्यपाल से संबंधित है। इसमें क्या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? क्या जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश। राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और अध्यादेश कब जारी करेगा? अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब उस राज्य का विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में न हो, ठीक। और ऐसा अध्यादेश जो राज्यपाल जारी करता है किसी विषय पर, वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून के बराबर ही शक्ति रखता है। वो उसी कानून की भांति राज्य में प्रयोग होता है, राज्य में लागू होता है, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। तो हमारे जो राज्यपाल के विषय में जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण थे मैंने आपको करा दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये, क्योंकि ये अपॉइंट है ना कि रिमूवल। यहाँ कह रहा है रिमूवल, जबकि ये क्या है? अपॉइंट करना, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कैन बी इनिशिएट बाय द। अब कह रहा है वो क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन करने का उपक्रम क्या मतलब कहाँ से शुरू किया जा सकता है, वो ही कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक अनुच्छेद पढ़ना होगा। वो अनुच्छेद भारत संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उसी अनुच्छेद से इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। तो वो अनुच्छेद देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। देखते हैं, चलो इसके लिए तो आर्टिकल अनुच्छेद 368, ये ध्यान रखो सर। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या कहता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 कहता है। अनुच्छेद 368 में क्या बोला वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 368 कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन का मतलब है किसी प्रस्ताव को हटाना, उसमें कुछ ऐड करना, ठीक है, या कोई संशोधन करना संविधान में। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव केवल ये शब्द याद रखो, केवल संसद के किसी भी सदन में या संसद में क्या हो सकता है? केवल संसद में प्रारंभ हो सकता है। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल और केवल संसद में प्रारंभ हो सकती है। अब संसद में कौन कौन सदन है? संसद में एक आता है लोकसभा और दूसरी क्या है? राज्यसभा, ठीक है। संसद में कौन से दो सदन आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपक्रम किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो कथन पहले एक लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, दूसरा राज्यसभा में प्रारंभ किया जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2
दोनों। अब यहाँ से फिर और थोड़ा सा समझ लेते हैं अनुच्छेद 368 को। अब संसद के अंग में एक और हिस्सा आता है, वो होता है राष्ट्रपति शामिल। तो इसलिए कभी कभी पूछता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो राष्ट्रपति है, पर राष्ट्रपति तो आपने नहीं लगाया, उसका कारण क्या है? सुनो, राष्ट्रपति संसद का अंग तो है, पर संसद में बैठता नहीं है, संसद में चुनकर नहीं जाता। संसद में चुन के जो जाते हैं वो लोकसभा के सदस्य जाते हैं और राज्यसभा के साथ। राष्ट्रपति का अलग से क्या कार्य है वो सुनो। अगर कोई संवैधानिक प्रक्रिया 368 के तहत प्रारंभ होती है तो उसके लिए कुछ कुछ शर्तें हैं, जहां से अक्सर सवाल पूछता है। शर्तें क्या है कि अगर संविधान संशोधन के तहत कोई प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में प्रारंभ होती है तो ऐसी प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसी प्रक्रिया के दौरान संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया क्या है? अगर जैसे मानो अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन जो होना था, प्रस्ताव था, वो पारित हो गया संसद द्वारा, अब कहाँ जाएगा? वो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह जो प्रस्ताव था अब क्या बन जाता है? अधिनियम। अधिनियम मतलब कानून बन जाता है। कानून बन जाता है तो राष्ट्रपति का तीसरे अंग के रूप में क्या काम है? संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को कानून के रूप में मान्यता देना। तो इसलिए कितने अंग होते हैं? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और तीसरा क्या है? इन दोनों सदनों द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देकर उसे कानून का रूप दे देता है। तो यही राष्ट्रपति का मतलब काम है। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। तीसरे अंग के रूप में जो संसद द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को कानून का रूप कौन देता है? तो वो राष्ट्रपति देता है अपनी मंजूरी देकर। ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि अब क्या है कि कई बार जो साधारण विधेयक होते हैं ना, उनमें राष्ट्रपति अपनी मंजूरी को रोक सकता है, और वो रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर अगर कोई प्रस्ताव अनुच्छेद 368 के तहत संसद में पारित होता है अधिनियम बनने के लिए, तो राष्ट्रपति न तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद में दोबारा भेज सकता है, नहीं अपनी अनुमति को देने से रोक सकता है। तो ये 3 है जो मैंने आपको बताया है, और वही आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं जो बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो इसकी संभावना कम रहती है। हालांकि यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो या अन्य आयोग हो, वो कई बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वही यही क्वेश्चन रिपीट होगा। लेकिन ये जरूर होता है कि इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य क्वेश्चन अगर आता है, प्रश्न आता है, तो आप मेरे द्वारा बोले गए शब्दों, मेरे द्वारा की गई व्याख्या से अन्य किसी प्रश्न को करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। इसलिए मैं एक बेहतरीन तरह से आपके सामने उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप उस व्याख्या पे ध्यान दीजिए। सवाल का जवाब मैं आपको बता के चल ही रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्शन फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के हैं। सवाल का जवाब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव कार्य हैं। पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। पूछना, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो चुनाव आयोग है भारत का, उसके कार्य कौन कौन से हैं, पहले वही पूछ रहा है वो। तो चुनाव आयोग को कार्य से जानने से पहले हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सिर्फ हमारा टारगेट सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ी है, सवाल की व्याख्या पढ़ना भी है ना। तो इसलिए क्या करना है, पहले हम जानते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है। अब चुनाव आयोग के बारे में 3 सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि इसके लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो 324 से 329 तक। ठीक है। अनुच्छेद, ये कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान में इसके लिए बाकायदा इसके लिए अलग से शक्तियां, इसके कार्य जो बताए गए हैं अनुच्छेद 324 तक क्या क्या है, इसके कार्यों के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में। ठीक है। इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है, ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं अनुच्छेद 324 से 329 तक बताई गई हैं। ठीक है। और एक आता है इसका भाग, तो भाग 15 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। किसका? भारत के निर्वाचन आयोग का। भारत के निर्वाचन आयोग का भाग 15 में जिक्र होता है। ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब चुनाव आयोग है तो पहले देख लेते हैं। तो इसके कार्यकाल क्या है? कार्यकाल
पहले देख लेना संरचना, संरचना से फिर कार्यकाल पे जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं, पहले इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में क्या होता है, ये 3 सदस्यीय आयोग है। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रारंभ में जो भारत का निर्वाचन आयोग था वो 1 सदस्यीय था, परंतु 1 अक्टूबर 1993 से ये लगातार 1 अक्टूबर 1993 से लेकर वर्तमान तक ये 3 सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है, 3 सदस्यीय, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब देखते हैं इसका कार्यकाल। तो यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी, कभी कभी कथन कारण वाले क्वेश्चंस में ऐसा आएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, चुनाव आयुक्त। अन्य 2 चुनाव आयुक्त इसकी ताकत नहीं है, जो मेन आदमी है वो यही है। और इसी का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। अन्य 2 चुनाव आयुक्त इसकी उस पे इच्छा पे निर्भर करते हैं, ये चाहे तो इनको सिंपल तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और इसके वेतन भत्ते भी उतने ही होते हैं जितने कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। इसको क्योंकि संविधान में बड़ी तरह से क्या दी गई है, शक्तियां दी गई हैं, इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कुछ स्वतंत्रता दी गई है, ताकि ये सरकार के दबाव में ना आ पाए या सरकार इसको अपनी मनमानी से हटा ना पाए। इसलिए इसको हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, वो वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। इसके वेतन भत्ते भी इसलिए सिक्योर किए गए हैं ताकि सरकार इसको लालच में ना फंसा पाए, इसको डरा ना पाए। इसीलिए इसके जो वेतन भत्ते हैं उनमें किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती और उतने ही होते हैं जितने के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके कार्य पर, इसके कार्य क्या क्या है। तो इसके कार्य में देख लेते हैं। कार्य में इसके क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का क्या है, चुनाव सुचारू रूप से संचालित कराना, इस चुनावों को कराना। किस किस के, फिर मैं बोल दे रहा हूँ आपको, अब यहीं से हमारा सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो लोकसभा का जो चुनाव आयोग है उसके सदस्यों के कार्य का क्या क्या कार्य है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कराना, किस किस के, राष्ट्रपति और कौन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यसभा। ठीक है, इन सब के चुनाव का कौन सुचारू रूप से संचालित करता है, तो वो करता है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव, ठीक है, निर्वाचन आयोग। अब इसी में देख लेते हैं क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष का। तो मैंने बताया इसमें लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं, लोकसभा के सदस्यों का। सदस्य का मतलब है जो 545 सदस्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजते हैं, जबकि अध्यक्ष जो होता है वो जो 545 सदस्य हमने चुनकर भेजते हैं उन्हीं सदस्यों में से अंदर ही अंदर बाकी सदस्य जो हैं किसी एक को अध्यक्ष के रूप में सुनते हैं। तो वो जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचन आयोग का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, और ऐसे उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, इनमें भारत चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं होता। तो पहला कथन गलत हो गया। नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना, फिर देख लो मैंने यहाँ कहीं बताया है नहीं। नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव कराना किसका कार्य है, यह है राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो ये भी गलत। उपरोक्त चुनावों में सभी संदेह और विवादों का निर्णय लेना, ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के किसी चुनाव में कोई धांधली होती है तो इसके निर्णय या विवादों को करना किसका कार्य है, वो है सर्वोच्च न्यायालय का, वो न्यायालय का काम है। तो ये भी इसलिए गलत। तो उपरोक्त में से कोई भी सही
नहीं है। ध्यान रखना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं चुनाव आयोग के बारे में। इसके सदस्यों का जो है चुनाव राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, ठीक है। भाई यही इसके लिए है। और इस वोटर लिस्ट भी, वोटर लिस्ट एक तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, वो भी इसका कार्य है, ठीक। अब आप आगे चल के देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बता दिया है इसका कार्यकाल जो मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की है, जो भी पहले हो जाए वही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मैच नहीं है, ठीक है। वही हमें बताना है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही रूप से मैचिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो जीवी के राव समिति, प्रखंड स्तर पर नियोजन पूछ रहा है। फिर क्या कह रहा है, दंतवाला समिति, ग्रामीण ऋण, संथानम समिति, पंचायती राज वित्त, और अशोक मेहता समिति क्या है, पंचायती राज संस्थाएं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके विषय में, क्योंकि ये मोस्टली किसके बारे में पूछ रहा है, पंचायती राज के बारे में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ समितियां हैं, उन समितियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, और वही समितियां यहीं पे आपको दिखाई देने लग जाएंगी। अगर उनमें से कोई एक है तो इसका मतलब है इसमें से कौन सा विकल्प हमें पता लग जाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जितनी समितियां अभी तक गठित हुई हैं उनको बता दूंगा, तो इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा ना। जो इसमें नहीं होगा वही आपका जवाब होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली समिति क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी जो गठित हुई थी 1959 में। तो कौन सी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना कब हुई, 1959 में। दूसरी महत्वपूर्ण समिति कौन सी है, अशोक मेहता समिति, दूसरी जरूरी समिति अशोक मेहता समिति, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1977 में। एक कौन सी समिति आती है फिर, दंतवाला समिति, दंतवाला समिति, दंतवाला समिति। इसकी स्थापना कब हुई, 1978 में। एक आती है हनुमंता समिति, हनुमंता समिति, हनुमंता समिति। इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में, ठीक है। 1983 में फिर आता है जीवी के राव समिति। कौन सी समिति, जीवी के राव समिति। कौन सी, जीवी के राव समिति, ठीक है। फिर कौन सी समिति आती है, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, ठीक है। LM सिंघवी समिति। इसकी स्थापना 1985 में और इसकी स्थापना 1986 में। कौन कौन सी, जीवी का राव समिति, LM सिंघवी समिति, इन सब की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 1986 में। अब ऐसी ही दो समितियां और आती हैं, PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, ठीक है, थुंगन समिति, और एक आती है गाडगिल समिति, गाडगिल समिति। ये दोनों ही बनी थी कब, 1988 में, 1988 में। अब यहाँ से आपको मैंने एक ही साथ दो सवाल जवाब दे दिए, क्यों, क्या क्या दे दिए वो सुन लीजिए। कई बार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जितनी समितियां गठित हुई हैं ना, उनका क्रम लगाने को पूछ लेता है कि कौन सी समिति किस वर्ष हुई थी, पहला तो क्रम पूछ लेता है। कई बार मैचिंग पूछ लेता है कि कौन समिति कौन सी गठित हुई थी। कई बार क्या करता है कि किस समिति ने कौन सा प्रावधान दिया था वो पूछ लेता है। तो वही प्रावधान से यहाँ पे आपके लिए सवाल आपके सामने आया हुआ है, जो यूपीपीसीएस ने आपके लिए पूछा है। तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, यही समिति पंचायती राज व्यवस्था की जो कहते हैं नींव, इसी से पड़ी थी पंचायती राज व्यवस्था की। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, किसके परिप्रेक्ष्य में, पंचायती राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। ये कब गठित हुई थी, तो 1959 में। इसे
पंचायती राज व्यवस्था की नींव कहते हैं एक तरह से, मान लीजिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में, ध्यान रखना डेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में भारत की सबसे पहली पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया था। इस समिति की सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस तरह की पंचायत, तो त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। अब त्रिस्तरीय पंचायत मतलब ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या हुआ था कि जिला परिषद का गठन किया था, ठीक है। 3 तरह की पंचायत में कौन कौन सी है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगर इनमें से देखा जाए तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की जो नींव रखी थी वो किसकी समिति की सिफारिश पर रखी थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर रखी थी। और इन्होंने ही कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किसने कहा कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, ठीक है। अब आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 1977 में क्या सिफारिश की थी, इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत है उसको न गठित करके सिर्फ और सिर्फ द्विस्तरीय पंचायती भारत में व्यवस्था लागू की जाए। तो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का किसने सुझाव दिया था, तो वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। अब ऐसे ही आप देखोगे तो सबने कुछ न कुछ बोला है इस पे। अब आपके लिए सबसे जो जरूरी आता है वो आ जाता है जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति ने क्या कहा था कि ग्रामीण स्तर पर विकास और गरीबी संबंधित है। कौन सी, ग्रामीण स्तर पर, एक ध्यान रखना किसपे, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित किसने सिफारिश की थी, तो जीवी के राव समिति ने की थी। जीवी के ग्राम प्रखंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जीवी के राम समिति ने ठीक ग्रामीण स्तर पर की थी, ठीक। तो पूछा कोई सही सम्मिलित नहीं है। तो अब आप इसमें से देख लीजिए, जीवी के राव समिति आ गई आपके लिए, इसमें है, ठीक है। दूसरी आती है दांतवाला समिति, मैं देख लो इसमें एक बार, दांतवाला समिति इसमें है तो है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्था, इसमें है ये रहा, ठीक है। अब अगर कोई समिति पंचायती राज व्यवस्था संबंध में आपको नहीं दिख रही है तो वो कौन सी है, संथानम समिति। संथानम समिति, इसका मतलब क्या है कि इसका कौन सा सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो वो कौन सी समिति, संथानम समिति ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा मिल जाएगा, सी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं संथानम समिति के बारे में। अब क्योंकि जब उसके लिए तो अब संथानम समिति के बारे में जानते हैं। संथानम समिति, ठीक है। तो किसके बारे में जानते हैं, संथानम समिति के बारे में। संथानम समिति, संथानम समिति, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसका जवाब यही है। तो अगली बार क्या कर सकता है, तो संथानम समिति के बारे में मैचिंग में सही दे दे। तो संथानम समिति किस संबंधित है वो भी तो हमें जाननी चाहिए। तो गठित कब हुई थी, इसका कार्यकाल क्या रहा था, 1962 से 1964 में। तो इसकी सिफारिश पे, इसने किस चीज की सिफारिश की थी, तो इसकी सिफारिश पे, ठीक है, एक आयोग गठित हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे फुल शॉर्ट फॉर्म में है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में। तो आगे से कभी पूछे तो इसमें देख रहे हो पंचायती राज व्यवस्था संबंध नहीं है, किससे संबंधित है ये, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीबीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अशोक मेहता समिति से संबंधित है, इसका जवाब हो जाएगा संथानम समिति, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है
जिसकी स्वतंत्रता भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं दी गई है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 19 के जो हमारा भारत संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 19, उसमें कौन कौन से स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है वही देख लेते हैं। आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 व्हाट इज द सेव, ठीक है, व्हाट इज द से और आर्टिकल 19, ठीक ठीक। तो आर्टिकल 19 के विषय में क्या क्या कह रहा है वही हमको जानना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 9 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है कि 6 प्रावधान दिए गए हैं। क्या, 6 प्रावधान, मतलब 6 प्रकार की क्या दी गई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं किस में दी गई हैं, तो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अगर उनमें से 6 स्वतंत्रताओं में से यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो वही इसके लिए पूछ रही है कौन सा नहीं दी गई है। ध्यान रखना, एक नहीं का क्वेश्चन बड़े आता है और हम कई बार आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सेकंड्स होती हैं, उसी सेकंड में हमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, जवाब भी देना है और OMR को भरना भी है। इसलिए कई बार हमें नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं। इसलिए कभी भी प्रश्न को पढ़ो ध्यानपूर्वक, तो सबसे पहले नहीं पे गोला कर लो, उससे हमारा मतलब सवाल को सही करने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए देख लेते हैं आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में देखो, शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। फिर है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। फिर पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की स्वतंत्रता, ये भी है। फिर तीसरा कह रहा है अथवा व्यवसाय, मतलब अपनी इच्छा से कोई व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये भी है, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, मतलब अपनी इच्छा से कोई भी व्यापार करना और कोई भी व्यवसाय करना, ये हमारी स्वतंत्रता है। ये तीनों स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं। इसके अलावा 3 स्वतंत्रता और कौन सी हैं, ये है कि भारत के राज्य के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। इस तरह से 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब आते हैं इस पे, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। यद्यपि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में पहले था, क्योंकि उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस स्वतंत्रता को यहाँ से मतलब मूल अधिकारों के आर्टिकल 19 से हटा के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कैसा संविधान मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हटाया क्यों गया था, उसके पीछे कारण है। देखो, जब किसी देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है तो उसकी पहली शर्त होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना किसी भी देश के विकास की पहली शर्त होती है। और आधारभूत संरचना के लिए आपको जमीन की आवश्यकता होती है। किसी बिल्डिंग को आप आसमान में तो खड़ा नहीं कर दोगे, उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन किसकी होती है, किसानों की, जमींदारों की, ठीक है। अब सरकार को जमीन चाहिए तो किन से लेगी, या तो किसानों से या जमींदारों से, जिनकी जमीन है। सरकारी भी जमीनें होती हैं पर वो बहुत कम स्तर पे होती हैं। अब क्या मान के चलो, अगर सरकार को किसी मतलब प्रोजेक्ट को पास करने की जमीन की आवश्यकता हो और वहां से जमीन लेना चाहे, अगर वो संवैधानिक अधिकार होता, मूल अधिकार होता, तो मूल अधिकार होने के नाते इसको सुरक्षा कौन देता, सुरक्षा देता आर्टिकल 32 के तहत। कौन सा सुरक्षा देता, सर्वोच्च न्यायालय। अगर सरकार इनसे जमीन खरीदना चाहती या लेना चाहती तो अपने मूल अधिकार होने के नाते आप तुरंत कहाँ चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। मतलब आप उनके किसानों के पक्ष में निर्णय दे देगा। क्यों, जमीन रखने की स्वतंत्रता क्या है, मेरा मूल अधिकार है। अब क्योंकि वो मूल अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसीलिए संपत्ति रखने और खरीदने के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संपत्ति रखने, खरीदने, और कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 का के तहत बना दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है द यूपीएससी ड्राइव्स द फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। कह रहा है कि जो भारत का संघ लोक सेवा आयोग है उसे किन किन प्रावधानों के द्वारा शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। देख लेते हैं आगे, तो देखते हैं
कौन कौन सा इसमें हो सकता है। पहले कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो संविधान द्वारा भी होती हैं, संसदीय कानून द्वारा भी होती हैं, कार्यकारी नियम और आदेश द्वारा भी होती हैं और परंपराएं द्वारा भी होती हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1 2 3 4, सारा हो गया इसका। अब लेकिन इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, वो जो जरूरी जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों, ये तो सवाल एक तरह से अगली बार संघ लोक सेवा आयोग से कुछ और सवाल भी पूछ लेता है, तो इसके लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 315 से 323 तक। ठीक है, इसके कार्य शक्तियां, ठीक है, इसकी संरचना, इसके लिए जो जितनी भी मतलब इसके अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के बारे में 315 से 323 तक दिया गया है। ये कैसा आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है, पूछता है कभी कभी कैसा आयोग है, तो ये संवैधानिक आयोग है। ठीक है, और इसका जो भाग है, भाग 14 में इसका जिक्र दिया गया है। कौन सा, भाग 14 में इसका जिक्र किया गया है। किसा, संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है भाग 14 में, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति, इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, अनुच्छेद 315। अब अनुच्छेद 315, ठीक है, ये क्या कहता है कि राज्य में और केंद्र में क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। राज्य में और केंद्र में क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 315 राज्य में और मतलब केंद्र में एक लोक सेवा आयोग होगा। अब इसी में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315(2). ठीक है, ये क्या कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर भी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 315, मानो 2 स्टेट है, एक यूपी है एक बिहार है, अभी इन दोनों के अपने अलग अलग आयोग हैं, बिहार पीसीएस और यूपी पीएससी। ठीक है, ये अपने अलग अलग आयोग हैं। भविष्य में ये दोनों चाहें कि हम एक ही लोक सेवा आयोग मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 315(2) के तहत बिहार प्लस यूपी मिलकर एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे, जिसे संयुक्त लोक सेवा आयोग नाम दिया जाएगा। ठीक है, और वो 315(2) के तहत गठित होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। इसी के लिए एक और जो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 भी क्या कहता है कि भारत में केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। 3 तरह की बातें कहता है भारत शासन अधिनियम 1935। और राज्य स्तर पर क्या होगा, एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर, और संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर आपस में गठित कर सकते हैं अपनी सहमति अनुसार। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के विषय में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अब यही सदस्य जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये सदस्य त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका जवाब का मैंने आपको बता दिया है। और इसको जो शक्तियां मिलती हैं संघ लोक सेवा आयोग को, वो संविधान के अनुच्छेद में भी दी गई हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से भी दी गई हैं और संसद द्वारा भी दी जाती हैं समय समय पे। और जो इनकी परंपराएं मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से भी प्राप्त होती हैं। कार्यकारी नियम और आदेश जो आपस में मिलकर वो अपने बनाते हैं, तो वो भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं कि कौन सा सही रूप से सुमेलित है। तो पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
फिर कह रहा है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, तो भारतीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इनके लिए पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा आयोग का गठन किया गया है, उसको सही रूप से मैच करो। ठीक है, तो यहाँ तो मैच कर दूंगा, पर मैं क्या चाह रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से आयोग के बारे में बताऊं आपको। ठीक है, कमीशंस आयोग। ठीक है, अब आयोग के बारे में आपको मैं बता के चलता हूँ, कुछ बेहतरीन जानकारी दूंगा। ठीक है, चलते हैं। तो आयोग को हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। कैसा? एक संवैधानिक आयोग, और दूसरा गैर संवैधानिक आयोग। दूसरा क्या है? गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से संवैधानिक आयोग हैं और कौन से गैर संवैधानिक आयोग हैं। तो एक आता है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद आर्टिकल 76। ठीक है, जैसे ही केंद्र में न्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है? राज्य का महाधिवक्ता। राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। किस अनुच्छेद के साथ? आर्टिकल 165 के तहत राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। ऐसे ही क्या होता है? निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। ठीक, अनुच्छेद 324 के तहत क्या होता है? निर्वाचन आयोग होता है। ऐसे ही क्या होता है निर्वाचन आयोग के अलावा? ऐसे ही होता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक, अनुच्छेद 315। एक आता है वित्त आयोग, वित्त आयोग। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। फिर क्या आता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर क्या आता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये अनुच्छेद 338। ठीक है, और ये अनुच्छेद 338 का। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये क्या कहता है? 338 का। ठीक है, ये कितने प्रमुख संवैधानिक आयोग हैं जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 338, 338A या क और 338B या ख। ये बहुत जरूरी आयोग हैं और अक्सर आपको बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इवन यूपीएससी हो, वो आयोग अगर पूछेगा संवैधानिक तो यहीं से पूछेगा, क्योंकि यही जब महत्वपूर्ण आयोग है संवैधानिक रूप से। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 338 क ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 ख या अनुच्छेद 338B, आर्टिकल 338B। ठीक, तो अभी यहीं से हम अपना जवाब ढूंढ लेते हैं। तो जवाब में क्या मिलता है हमारा? तो पूछ रहा है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 पूछ रहा है इसमें से कोई सही सुमेलित है। तो निर्वाचन आयोग के लिए 165 दे रखा है, जबकि 165 मैंने किसके लिए बताया? राज्य के महाधिवक्ता के लिए। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 140 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए मैंने क्या बताया? जाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338। ठीक, तो दूसरा गलत हो गया।
अब कह रहा है वित्त आयोग के लिए मैंने कौन सा बताया है, अनुच्छेद 280। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके लिए मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 338 बी। ठीक है, अनुच्छेद 338 बी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 340। क्यों हो जाएगा वो सुन लो। अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340, ठीक है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ठीक संरक्षण के लिए ठीक एक अधिकारी नियुक्त करेगा, ये या एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए सामाजिक और शैक्षणिक के लिए एक आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो वो गठन कौन सा होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी के तहत। तो यही इससे भी मिला हुआ है, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस तरह से तो पूछ लिया, अब कभी कभी क्या पूछता है वो सवाल भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक आयोग है तो ये सारे संवैधानिक, तो इसका मतलब विकल्प में गैर संवैधानिक भी दिए रखे होंगे। तो गैर संवैधानिक में क्या कहा जाता है, गैर संवैधानिक में जैसे योजना आयोग आ जाएगा आपका, ठीक है, योजना आयोग। दूसरा क्या आ जाएगा, नीति आयोग। तीसरा क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरा क्या आ जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। इसी के साथ क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग। तो ऐसे करके आपको एक बार दे देगा वो गैर संवैधानिक और एक जगह दे देगा संवैधानिक आयोग। अब पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है, तो आपको बता दिया जाए, बताने में आप सक्षम हो पाएंगे कि कौन सा आयोग संवैधानिक है और कौन सा आयोग गैर संवैधानिक है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि संविधान आयोग के अंतर क्या है, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। राज्य जैसे भारत में जो केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत निर्वाचन आयोग होता है, अनुच्छेद 324 के तहत संघ लोक सेवा आयोग होता है, अनुच्छेद 315 के तहत वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या होता है, अनुच्छेद 338 क या ए, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 338 बी या ख। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जिसका अनुच्छेद में क्या, अनुच्छेद 243 की क। ठीक है, ऐसे ही राज्य स्तर पर ही राज्य वित्त आयोग होता है जिसका जिक्र क्या है, अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए, के और आई। ठीक, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, तो वो भी संवैधानिक निकाय है। ऐसे अगर कभी पूछ लेता है तो आप इन सवालों का जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे, ये मेरा प्रयास था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में पहचाने। ठीक है, कौन सा कब आया था, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसका कब हुआ था गठन, तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हुआ था 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था 1973 में। ठीक है, अब सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य राजस्थान राज्य, ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये 1965 में। इसी के हिसाब से आप अपना लगा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में बनाइए, तो पहला कौन सा है, एक, तो इसके 1 2 3 4 यही हो जाएगा इसका। निकलने से कालानुक्रम बनाइए तो ये इसका जब सवाल भी हो जाएगा कौन सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 1 2 3 4 इसके जवाब में आ जाएगा। ये तो वैसे ही दे रखा है इसने। ठीक है, चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनके बारे में भी बहुत कुछ है, पर वो जब हम अपने इस चैप्टर की विशेष क्लास करेंगे तो वहाँ इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू का मतलब क्या है, आपको सवाल जवाब और जो ऑप्शंस हैं उनके विषय में बता देना। ठीक है, तो ये है
अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संशोधन को उनके कालक्रम में वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा संशोधन कब हुआ था उस विषय में उसको सुमेलित कराने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है। 52वां 52वां ये हुआ था 1985 में। 86वां ये हुआ था 2002 में और ये 2011 में। अब वो कह रहा है कि इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, ठीक। तो पहला 3, फिर 3 के बाद कौन सा आ जाएगा, 1976 के बाद 1903 1 4 2 3 1 4 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ठीक है। क्यों क्यों पूछ रहा है वो कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ 1976 में, तो सबसे पहले 3 आएगा। फिर 76 के बाद कौन सा 1985, तो 1985 का मतलब क्या है, बी। तो 3 के बाद क्या हो जाए 3 1 1 का यहाँ पे 1 दे रखा है। इसी तरह से आपको जवाब इसका दे दिया है मैंने। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following not a level in the 3-tier पंचायती राज commanded by the बलवंत राय मेहता कमेटी। अब इस सवाल का जवाब को आप मेरी पहले अगर शुरू से लेक्चर सुन रहे हो तो मैंने पहला नहीं दूसरे तीसरे में आपको अभी बहुत अच्छे से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, उन समितियों के बारे में बताया था और उनके अंदर की बात भी बताई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या कहा था। तो वही पूछ रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और 3 स्तर पर वो कौन सी थी, तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर उसने पंचायत समिति का सिफारिश की थी और जिला स्तर पर उसने कौन सी सिफारिश की थी, तो जिला परिषद का। तो कौन कौन सा, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला परिषद। लेकिन न्याय के बारे में नहीं बात करी थी उन्होंने। तो न्याय पंचायत के बारे में उन्होंने बात नहीं करी थी और ये इसमें यही पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, न्याय पंचायत के बारे में किसने बोला था, तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत समिति की सिफारिश की थी, ठीक है। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने उसकी सिफारिश नहीं की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 द लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द recommendation of a selection committee which the prime minister as a chairperson and the consenting among others of the following। ठीक है, पूछ रहा है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल और लोकायुक्त का जो गठन होता है उनमें से किस समिति में एक समिति गठित होती है, तो उस समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। चलते हैं इसके आगे की तरफ, ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपने एक बार देखा होगा 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जिसमें से आपके केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे जो वो निकले थे, एक बड़े नेता के रूप में भरकर सामने आए थे। तो उसी के दबाव में, उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने 2013 में एक बिल लेके आई थी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। अब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बारे में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो स्वीडन में 1809 में एक संस्था गठित की गई थी, ओम्बुड्समैन, ठीक है। कहाँ पे, स्वीडन में 1809 में। उसका काम क्या था, उसका काम था भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर तक कम करना। उसका काम था भ्रष्टाचार को शून्य करना या कम करना, ठीक है। तो जब वो ओम्बुड्समैन भ्रष्टाचार को कम करने के लिए गठित की गई थी, तो वहीं से प्रेरित होके भारत में भी यही मतलब ओम्बुड्समैन की तरह क्या हुआ, लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि भ्रष्टाचार को कम करना। इसके जो अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं ना, भारत के प्रधानमंत्री भी आते हैं, संघ के मंत्री भी आते हैं, समूह ABCD के अधिकारी तक भी आते हैं। यद्यपि इसे न्यायपालिका को इससे बाहर रखा गया है। तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आती, तो न्यायपालिका इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको सिविल न्यायालय के बराबर सारी शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें से जो इसके टोटल 8 सदस्यों में 50% तो न्यायिक क्षेत्र से होंगे, बाकी के 50% जो होंगे वो ST, ST, OBC और महिलाओं के द्वारा
इसमें नियुक्त किए जाएंगे। अब इनके सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो एक समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। अब मैं वही समिति आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, ठीक। अगर वो समिति में सदस्य बता दूंगा तो आप इसका जवाब ढूंढ लोगे। तो समिति में पहला सदस्य जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। ठीक, फिर दूसरा कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तीसरा कौन होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष नेता, ठीक है। चौथा कौन होता है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या इसकी सिफारिश पर कोई अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अब पांचवा भी एक सदस्य होता है जो राष्ट्रपति की निगाह में कानूनी जानकार हो। पांचवा सदस्य के रूप में कौन था, तो राष्ट्रपति की निगाह में कोई कानून का अच्छा विशेषज्ञ हो, जानकार हो, ठीक है। तो ये जो होता है इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अब यहाँ से हम सवाल का जवाब देख लेते हैं। तो समिति में कौन कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा न्यायालय का न्यायाधीश पहला होता है। राज्यसभा के सभापति ये नहीं होते, लोकसभा के अध्यक्ष ये होते हैं, और लोकसभा के विपक्ष नेता ये होता है। तो आज का जवाब क्या हो जाएगा, 1 3 4। तो इसका जवाब कौन सा है, डी हो जाएगा, 1 3 4, ठीक है। 1 3 4 इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। और इसका जो चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री होता है, और लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए वो इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। पूछ रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके हिंदी की तरफ, हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। संविधान में कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के पद का क्या है, प्रावधान है। और कह रहा है 96वें संविधान संशोधन, कह रहा है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसके विषय में पढ़ लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे सवाल का जवाब हमें इसी अनुच्छेद से मिल जाएगा। अगर हमें इस अनुच्छेद के बारे में पता है, आर्टिकल 350 के बारे में पता है, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बस चुटकी लगेंगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 350 क्या कहता है वही देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक अधिकारी की क्या करेगा, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक कमिश्नर फॉर माइनॉरिटीज के लिए क्या करेगा, एक विशेष अधिकारी, किसके लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग करेगा। क्या करेगा राष्ट्रपति, फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 350 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा उसकी निगाह में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके संरक्षण के लिए। पर यह नहीं कहा गया है कि प्रत्येक राज्य हेतु अलग रूप से करेगा। तो पहला क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। अब कह रहा है 9वें संविधान संशोधन, ठीक है, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ये 9वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, ये कौन से, ये 7th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से ना तो ये पहला सही है, ठीक है, और ना दूसरा सही है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, ठीक। इसी का एक आर्टिकल ने इस पूरे सवाल का जवाब हमें दे दिया, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस के मर्म को पकड़ा करो, पता लग जाएगा उसके, अगर एक के बारे में भी पता है हमें तो हमें पूरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा उसी के जरिए। ये कुछ कुछ उसी तरह का सवाल है। अब पूछ रहा है फातिमा बीबी के बारे में, ठीक है, कि फातिमा बीबी डायड रिसेंटली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
हर कि फातिमा बीवी जो 2023 में एक्सपायर हुई थी, उसी समय का सवाल है, करंट से जुड़ा हुआ था ये, ठीक है, क्योंकि उस समय वो एक्सपायर हुई थी। अब पूछ रहा है कि उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सवाल का जवाब सही है, सही जवाब पूछ रहा है। हिंदी देख लीजिए इसकी, कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया था, ये देख लीजिए। वो उच्चतम न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली वो पहली मुस्लिम महिला थी। अब इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो सुनिए आप ध्यान से। तो फातिमा बीवी 2023 में एक्सपायर हुई थी और वो केरल में जन्मी थी, ठीक है, केरल में जन्मी थी। तो उनके विषय में सबसे पहले जानकारी ये है कि वो केरल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली भी केरल की पहली मतलब महिला थी, ठीक है। दूसरा, वो सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली न केवल मुस्लिम महिला, भारत की भी पहली महिला न्यायाधीश थी। तीसरी बात उनके विषय में क्या है कि वो केरल राज्य के राज्यपाल नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल रही थी 1997 से 2001 तक, ठीक है। और वो उच्चतम न्यायालय की पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। तो मैंने जो जो मतलब पॉइंट बताए हैं आपको, वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जब चुनी गई थी तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, 1989 से, ठीक है, और 1993 तक, ठीक है। फिर ये तमिलनाडु की राज्यपाल रही थी, 1997 से, ठीक है, 2001 तक, ठीक। और ये केरल में जन्मी थी। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी रही थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग की सदस्य भी रही थी ये, ठीक है। तो इसी से आपको सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। 1992 में ये सेवानिवृत्त हुई थी। कब? 1992 में क्या हुई थी? सेवानिवृत्त, ठीक है, सेवानिवृत्त हो गई थी 1992 में, 1989 से, ठीक है। अब देख लेते हैं, भारत सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो इनके विषय में ये सही है। उन्होंने 1997 से 2001 तक, केरल नहीं था ये, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, तमिलनाडु, तो ये वाला गलत हो जाता है। वो उच्चतम न्यायालय पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी, तो ये भी सही है। तो इसका जब इसमें से दो जिसमें है उसको हटा दो, एक ये हट गया, एक ये हट गया। अब क्योंकि ये है तो 1 और 3 दोनों सही हो जाते हैं, तो इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थानों से संबंधित है, पूछ रहा है वो। इसके विषय में मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था, जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसके विषय में कौन कौन से संशोधन किए गए थे। तो 2 संशोधन किए गए थे, ठीक है। एक 73वां 73 अमेंडमेंट 1992, 2 संशोधन कौन कौन से किए गए थे तो वही देख लेते हैं, ठीक है। तो एक किया गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और एक किया गया था 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992। ये 92 में 2 संविधान संशोधन किए गए थे जिनके द्वारा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, ठीक है। तो वही ये सवाल पूछ रहा है। अब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था, ठीक है। इसमें कितने 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची में इनको रखा गया था। इसी तरह इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, भाग 9 का में रखा गया था और 18 विषयों को जोड़ा गया था। इसी के अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 243 के तहत, और एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 243 के और 243 आई। 243 के तहत क्या किया गया था, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, और 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन। अभी आप इसके विषय में देख लोगे तो कौन सा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान में सही सम्मिलित है, कौन सा आ गया ये सवाल, थोड़ा दूसरा लग गया है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया है, अभी ये वाला सवाल था हमारा।
सवाल हमारा ये था कि कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्था, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से संबंधित है, तो कौन सा है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। और डिटेल से पढ़ने के लिए जब मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, लोकल बॉडीज के बारे में डिटेल से, तो उसके बारे में हम और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए आपके जवाब क्या हो जाएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच अमंग द फॉर प्रोविजन पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो इसके विषय में भी जान लेते हैं। हालांकि देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक रह गई थी, क्योंकि इसमें सारे के सारे ही मैच हैं। न्यायाधिकरण 14 का ए और केंद्र शासित प्रदेश का जो जिक्र है संविधान के भाग 8 में है, राजभाषा का भाग संविधान के 17 में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का भाग 10 में है। तो इस प्रकार से सभी सुमेलित हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आपको तो सवाल के व्याख्या से मतलब है, तो ऐसे ही करके जितने भाग हैं वो सारे के सारे इसमें, और मैंने भागों के विषय में अपने दूसरे या तीसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके वहाँ देखे हुए तो आपको पता लग जाएगा। और इसी तरह से बाकी के जो भाग हैं जो कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं आयोग में, वो इसमें आपको मिल जाएंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत है। अब कह रहा है भारत के संविधान के प्रारंभ में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा, यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के बारे में पूछ रहा है ये। तो भारत संविधान के प्रारंभ में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। पूछ रहा है कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा के उद्देश्यों की अनुमति दी थी भाषा के प्रयोग के लिए। तो इसका सही जवाब जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब संविधान संविधान सभा ने संविधान बनाया था 1950 में, तो उन्हें लगा कि अगर हम अंग्रेजी को खत्म कर देंगे तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो इंग्लिश में समय थे, क्योंकि संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, पर उन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए 15 वर्ष का समय दिया था कि आप 15 वर्ष तक इंग्लिश का भी यूज करो और हिंदी का तो यूज करते ही रहोगे, ठीक है, ताकि जो लोग जो हिंदी में जो उस समय के प्रावधान इंग्लिश में थे वो थोड़े से क्या हो जाए, लोग हिंदी भी समझ जाएं और इंग्लिश में भी साथ साथ चलते रहें, ठीक है। तो कार्यकारी जो सरकारी कार्यालय थे उनमें हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रावधान था। पर जब 15 वर्ष हो गए तो मतलब क्या हो गया, 1965 का दिन आया, तो सरकार ने महसूस किया कि इंग्लिश बहुत जरूरी भाषा बन गई है, इसके लिए संवैधानिक विकास के लिए भी और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी इंग्लिश का जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाओगे तो हिंदी में सभी देशों में भाषाएं, हिंदी सभी देशों की भाषा नहीं है, हिंदी कुछ ही देशों में बोली जाती है, लेकिन जब आप उच्च स्तर पर निकलोगे, बड़े देशों विकासशील देशों में जाओगे, यूरोप में जाओगे, यूरोपीय कंट्री या उत्तरी अमेरिका में जाओगे, अदर कंट्री में जाओगे, तो वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। तो सरकार ने महसूस किया कि इंग्लिश को खत्म करना सही नहीं है, तो 1965 में जब 15 वर्ष पूरे हो गए थे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। तो उन्होंने 1965 में एक राजभाषा अधिनियम, क्या राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया। कब कर दिया, 1965 में। और इसके तहत प्रावधान कर दिया गया कि अब से, ठीक है, अब से सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। किसके साथ साथ, हिंदी के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सुचारू रूप से चलती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से 15 वर्ष के बाद, ठीक, आज तक भारतीय भाषा में इंग्लिश चल रही है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है अनुच्छेद 20 में जो प्रावधान है उनमें से कौन सा प्रावधान निम्नलिखित में से नहीं है। तो हमें आर्टिकल 20 जानना होगा, उसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रावधान नहीं है। तो आर्टिकल 20 के विषय में पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 भाग हैं, इन तीनों भागों में देख लेते हैं। तो पहला भाग 20(1), 20(2) और 20(3), ठीक है, इसके विषय में जानते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा भाग कौन सा है, ठीक है। तो आर्टिकल 20(1) क्या कहता है कि पूर्व व्यापी कानून, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अच्छा, क्या कहता है कि पूर्व व्यापी कानून के विरुद्ध संरक्षण,
आर्टिकल 20 क्या कहता है कि पूर्व व्यापी कानूनों के प्रति संरक्षण। इसका मतलब क्या है, पूर्व व्यापी कानूनों के प्रति संरक्षण। तो एक मिल गया हमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है और उस अपराध के लिए भारत संविधान में इस समय कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, तो उस अपराध के लिए उस अपराधी को या उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस अपराध के लिए भारत संविधान में इसमें वर्तमान समय में कोई भी कानून नहीं है। तो पूर्व व्यापी कानून का मतलब क्या है कि ऐसे किसी भी अपराध के लिए जो कि उस समय अपराध नहीं माना गया संविधान के अनुसार, उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये कौन सा कहता है, 20(1) पूर्व व्यापी कानूनों के विरुद्ध संरक्षण। अब क्या कहता है 20(2), 20(2) का मतलब एक ही सजा के लिए किसी व्यक्ति को, मतलब दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब क्या है, ठीक है। तो दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जियोपार्डी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जियोपार्डी मतलब किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया तो उस एक अपराध के लिए उस व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी, मतलब उसको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, दोहरे सजा का प्रावधान ये भी इसमें दे रखा है। अब तीसरा क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से कौन सा आर्टिकल 20(3) रोक सकता है कि अगर किसी व्यक्ति जो खुद अपराध की श्रेणी में आता है, न तो उसके वो स्वयं के विरुद्ध उसकी गवाही मानी जाएगी और न ही उसको अपने प्रति कोई साक्ष्य देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। तो ये आत्म अनुसंधान के खिलाफ निषेध, तो ये 3 इसमें है, ठीक। 20(1), 20(2) और 20(3) पर अत्याचार के खिलाफ निषेध इसमें नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है, तो ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। पूछ रहा है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, निम्नलिखित में से लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जवाब हो जाएगा मीरा कुमारी, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, मीरा कुमारी। इसका सही जवाब क्या है, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी के बारे में थोड़ा बताऊं आपको, मीरा कुमारी, ठीक है। मीरा कुमारी के बारे में जान लेते हैं कि मीरा कुमारी के विषय में। तो मीरा कुमारी क्या है, लोकसभा में नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये निर्विरोध रूप से चुनी गई थी, और कब, 2009 से 2014 तक। तो क्या है, ये निर्विरोध रूप से चुनी गई थी, निर्विरोध रूप से चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल, और ये अनिर्विरोध रूप से चुनी जानी पहली महिला अध्यक्ष हैं, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2009 से 2014 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। 2009 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। और उनका कार्यकाल रहा है, और 2017 में ये 15वीं लोकसभा, किसकी कभी कभी पूछ लेता है, 15वीं लोकसभा की, ठीक है। कौन सी लोकसभा थी, जब 15वीं लोकसभा थी, ठीक। और 2017 में ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी घोषित हुई थी। राष्ट्रपति हालांकि जीती नहीं थी, पर उम्मीदवार घोषित हुई थे। अब जब पहली महिला पूछ रहा है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय लोकसभा की पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर। भारत सभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। इन्हें लोकसभा का पितामह कहा जाता है। और ये जो हमारी जो 15 मई 1992 कब गठित हुई थी पहली लोकसभा, 15 मई 1952 को पहली लोकसभा जो गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पितामह कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा का पितामह कहा जाता है, और इनको दादा साहब मावलंकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकसभा का पितामह और दादा साहब मावलंकर। तो प्रश्न आ सकता है कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जीवी मावलंकर को लोकसभा का पितामह किसने कहा था, तो वो कहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और इसी तरह मीरा कुमारी के बारे में देख लो, तो मीरा कुमारी 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी और भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, निर्विरोध रूप से चुनी गई थी, और ये 2009 से 2014 तक के कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष बनी रही थी, ठीक है। यद्यपि 2017 में ये फिर से राष्ट्रपति के चुनाव की उम्मीदवार थी, परंतु वो जीते नहीं थे। उस समय वो थे रामनाथ कोविंद के अंगज थे ये। अब देख लेते हैं ग्राम सभा के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, फिर पूछ रहा है क्या है, नहीं है, ठीक है।
ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है इसके पास ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य हैं जैसे राज्य विधानमंडल के पास राज्य स्तर पर हैं। इसी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बताया था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था कि 3 स्तर पर मतलब जो पंचायती व्यवस्था है वो 3 स्तर होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो उसी ग्राम सभा के बारे में जानने की कोशिश पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो जब ग्राम सभा है तो सीधी बात है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, और पंचायती राज व्यवस्था के लिए कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडल का, राज्य का। तो उसमें केंद्र का कैसे कोई हस्तक्षेप होगा? तो इसीलिए इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यही इसका गलत है और इसके अकॉर्डिंग ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का कौन सा सही है? बी। ठीक, बाकी कार्य ग्राम सभा के होते हैं, और ग्राम सभा का मतलब होता है कि किसी ग्रामीण में, किसी गांव में जितने मतदाता लोग होते हैं, जो मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, वही उस ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाता कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हीं से बनकर एक ग्राम सभा बनती है। अब कह रहा है पंचायतों के सभी चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले फिर बताया था आपको कि भारतीय संविधान में और खासकर यूपीपीसीएस में पंचायती राज व्यवस्था से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो इन्हीं में से मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जब पेपर आएगा तो आप देखोगे कि मेरे पढ़ाए हुए 1-2 क्वेश्चन आपके सामने जरूर आए हैं। तो देख लेते हैं, पंचायतों के सभी चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ऑल इलेक्शन टू दी पंचायत आर कंडक्टेड बाई। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज आयोग। तो मैंने अभी आपको बताया था 243 का। तो मैंने अभी आपको एक अनुच्छेद आर्टिकल बताया था, आर्टिकल कौन सा बताया था? 243 के। ठीक है, इसमें किसका जिक्र है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है कि राज्य स्तर पर जो पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 243 के। ठीक है, ऐसे ही केंद्र स्तर पर जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, इन सब के चुनाव कौन कराता है? तो वो कराता है केंद्र स्तर पर। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग, इसका किसमें? अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और मैं आपको भली बात समझा पा रहा हूँ, ये मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और मैं ऐसी इसी तरह से आगे भी मतलब पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कई सारी क्लासेस लेके आऊँगा, और पूरे मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितने मेरे से अधिक हो पाएँ, आपको पॉलिटी का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा पाऊँ। इसके बाद मैं ज्योग्राफी के भी कराऊँगा। ठीक है, तो इसलिए अभी चलते हैं हम और देखते हैं कि पूछ रहा है द रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? ठीक है, तो इसके लिए हमें एक अनुच्छेद जरूर पड़ेगी, आर्टिकल 124(2). आर्टिकल 124(2) का देख लेते हैं, आर्टिकल 124(2). ठीक, अनुच्छेद आर्टिकल 1242 124(2). ये आर्टिकल 124(2) क्या कहता है? आर्टिकल 124(2) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो 124 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, हस्ताक्षर लेख द्वारा। ठीक, तो इनकी त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो किसके लिए? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, ड्यूटीज पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रावधान है जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में शामिल है। ठीक है, वो एक प्रावधान पूछ रहा है, कौन सा है? वही हम देख लेते हैं। तो वो एक ऐसा प्रावधान जो है वो है पर्यावरण का संरक्षण। वो ऐसा प्रावधान कौन सा है?
तो कह रहा है द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इज मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। फिर दूसरा क्या कह रहा है, द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण। तीसरा क्या है, गार्जियन टू बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। और तीसरा कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो अब वो ऐसा कोई प्रावधान पूछ रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय, जो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य दोनों में समानता रखता हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि डीपीएसपी का जिक्र किसमें है, डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी में देखोगे तो भाग 4 क अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। इसी तरह से मौलिक कर्तव्य का जिक्र किसमें, भाग 4 क, ठीक है। ये भाग 4 है, केवल भाग 4 और भाग 4 क, ठीक। तो इसमें एक ऐसा प्रावधान है और इसमें भी एक ऐसा प्रावधान है जो दोनों में क्या करता है, कॉमन है, ठीक। तो वो कौन सा है, पर्यावरण का संरक्षण, ठीक। और इसमें कौन सा है, 48 ए, आर्टिकल 48 ए क्या कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के संरक्षण से अपनी जिम्मेदारी समझेगा, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण। तो ऐसा ही कौन सा सवाल का जवाब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, ठीक। अब फिर से देख लेते हैं। अब ये इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा योग्य अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची या विषय सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है वो। तो देखते हैं, ठीक। हालांकि मैंने आपको अपने दूसरे तीसरी क्लास में अनुसूची और उसके भाग बहुत अच्छे से कराया है। आप जाके देखोगे तो मैं पक्का कह रहा हूँ आपको 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी आयोग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं वहां से, और उन्हीं में से आपको देख रहे होंगे दूसरा सवाल है ये, और वो मैंने वहां कराया है, वहां आप जाके देख लीजिए। तो थर्ड शेड्यूल में कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। पूछ रहा है कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। छठी अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं, आठवीं अनुसूची में क्या पूछ रहा है, भाषाएं। आठवीं अनुसूची में क्या कह रहा है, भाषाएं। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, ये भी सही है। आठवीं अनुसूची में भाषा, ये भी ठीक है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर योग्यता का प्रावधान है, ये भी सही है। पर छठवीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं है। इसके लिए कौन सी, इसके लिए तो 4th शेड्यूल, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो इसलिए छठी अनुसूची गलत है, ठीक। अब इसके बाद हम फिर से एक सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, और आपके लिए मैं नई और भी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा पॉलिटी के बाद कि आपके लिए ज्योग्राफी के PYQ भी कराऊँ, और कोशिश ये भी करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के भी कराऊँ। पर उसके लिए आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और सारी वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।